हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आपको अब अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर लगाना ही पड़ेगा। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज महाकुंभ का चौथा सीरीज़ जो है वो आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पार्ट में बहुत सारे स्टैटिक जीके, हर तरह के स्टैटिक जीके, चाहे वो साइंस सेक्शन हो या आर्ट सेक्शन से हो, आपके पास बहुत सिलसिलेवार ढंग से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इन जीके को अच्छे से पढ़िए। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंटेंट को लगातार बना पाऊँ। तो आप लोग का पूरा सपोर्ट रहा है, इसके लिए थैंक यू। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को। आज हम लोग करने वाले हैं महाकुंभ का चौथा सीरीज़ और इसमें करने वाले हैं बहुत सारे मिक्स्ड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं। पहला जो पोर्शन उठाया गया है वो लुसेंट से उठाया गया है। लुसेंट का एक निचोड़ जो कि इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे आपके सामने मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष और ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है, इन्हें राजा जी के नाम से सम्मानित किया जाता था। तो राजा जी इसका सही आंसर हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, भारत में पहली बार धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था और दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने पहली बार भारत में पर कैपिटा इनकम की, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, इनके विषय में थोड़ा जान लीजिए। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर यानी कि वायसराय थे। आपको इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक जो है, उनका लोकप्रिय नाम लोकमान्य था। तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जानकारी के लिए आपको पता ही होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट की एक और ख़ास बात याद रखिएगा, ये भारत की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये वो कांग्रेस की बात हो रही है जो आज़ादी से पहले था। वर्तमान कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही है। वो कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। गांधी की कांग्रेस की बात हो रही है, गांधी परिवार के कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हालाँकि मैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के पहले कुछ और था और आज़ादी के बाद ये परिवारवादी कांग्रेस कुछ और है, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्राप्त की गई थी? तो कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, इसे आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, कहता है कि भारतीय फ़िल्मों के पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? तो भाई घुंटीराज गोविंद फाल्के, यानी कि दादा साहब फाल्के के नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें ही भारतीय फ़िल्म का पितामह कहा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से मनोहर एच को जाना जाता है। मनोहर एच इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन कहता है कि उज़्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस्लाम करीमोव जो थे, वो उज़्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है या इसका उपनाम क्या है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस लोकप्रिय नाम से संबोधित किया जाता था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कह लीजिए या रविन्द्रनाथ टैगोर कह लीजिए, इन्हें हम कवि गुरु के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कवि गुरु और विश्व कवि, ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हेनरी ड्यूनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। बहुत तेज भागती थी इसलिए इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास भी एक एथलीट है हमारे भारत की, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को और उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कि मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? तो निर्मल हृदय की महिला थी मदर टेरेसा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि राम 9 के रूप में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में कौन सा चाकी वंश थाईलैंड का नौवां राजा था? राम 9 कौन था जो चाकी वंश का नौवां राजा था, जो कि थाईलैंड का एक था? तो भूमिबोल, आपको याद रखना चाहिए, भूमिबोल अदुलेजेड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भूमिबोल अदुलेजेड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जंको तोबाई थी। अगर भारत की बात कर ले तो बछेंद्री पाल होगा, पर यहाँ पे पहली महिला की बात हो रही है तो जिंको तोबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की पहली विदेश मंत्री जो महिला रही कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही विदेश मंत्री का पदभार भी संभाली हुई थी, तो इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनिया गांधी को ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? तो 1984 में सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 2017 के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो 2017 में वेंकैया नायडू थे, पर अभी आपको याद रखना है कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चलते हैं। कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी गाइस इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इनको भी एक बार एक सीरीज से देखते चलिएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनेस है? तो डेनिस द मिनेस के नाम से एंद्रे अगासी को जाना जाता है। एंद्रे अगासी, डेनिस द मिसेन इज द राइट आंसर, आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाह फाकुल्लाह खां किसी भी कविता में अपना उपनाम क्या लिखते थे? तो शाह फाकुल्लाह खां किसी भी कविता में हसरत अपना उपनाम लिखते थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए कहता है किस कैंपबेल का उपमान क्या है? किम कैंपबेल का उपनाम क्या है? तो एवरिल फाद्रे कैंपबेल, इसको याद रखना है। तो किम कैंपबेल का उपनाम जो है वो एवरिल फाद्रे कैंपबेल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां जैसे उपनामों से जाना जाता है? तो ये तीनों चीज़ें, सीमांत गांधी कह लीजिए, बच्चा खां कह लीजिए या बादशाह खां कह लीजिए, ये तीनों जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए स्टैटिक जीके में चलेंगे, उससे पहले अंतिम प्रश्न थोड़ा सा ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वर्ष 1877 में भानु सिम्हा किसके उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई? तो भानु सिम्हा जो लघु कथा थी वो प्रकाशित हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम से, इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक जीके को फटाफट से कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको पहले भी बताया है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेगा, मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो पहला बात तो आपको यह याद रखना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसके दूत के रूप में? तो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में। और सेल्यूकस की जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हुआ था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्य डायनेस्टी की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। आगे चलिएगा, कौन सा सम्राट, मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला गया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लिए थे और श्रवण बेलगोला गए थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
तो वृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था, और वृहद्रथ की हत्या इसके महामंत्री ने कर दी थी। और कौन थे वो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वृहद्रथ के महान मंत्री कौन थे जिनने इसकी हत्या की थी और कुषाण वंश की स्थापना भी की थी। जानकारी के लिए बता दें कि वो कुषाण वंश के सबसे महान शासक भी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि आपको याद रखना है। पतंजलि किसके दरबार में आए थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कनिष्क किस वंश से था, तो कुषाण वंश से था। कुषाण वंश से था कनिष्क, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो गुजरात, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलिए, केमिस्ट्री के कुछ स्टैटिक जीके लेते हैं। कहता है तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है भाई, ऊर्जा ले जाती है। तरंग जब चलती है ना तो अपने साथ ऊर्जा का प्रवाह करती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों में जंग के धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो कवकों के कारण उत्पन्न होता है। कवक यानी कि फंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथेलियम उत्तक जो है वो शरीर में सुरक्षा कवच का काम करता है। जब भी आपको चोट लगती है तो चोट में जब आपकी स्किन का ऊपरी सतह हटता है और आपको सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई देता है, वही एपिथेलियम होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कहता है कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में घिसकर पिघलाया था, तो ये डेवी ने किया था, याद रखिएगा। डेवी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर जो है वो, और बाय ऑप्शन क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन को हटा दिया है ताकि स्टैटिक रूप में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके, तो पनीर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रैको को उड़ने वाली छिपकली कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा अपना घोंसला खुद बनाता है। आगे देखिएगा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किस प्रकार का एक अच्छा स्रोत है, किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल, याद रखिएगा। कहता है कि देसी घी से सुगंध क्यों आती है, तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी से सुगंध आती है, इसे ध्यान में रखना है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेप अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेप सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का विक्षेप सबसे कम होता है। तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कलर बैंगनी है, इसका विक्षेप सबसे कम होता है। सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो सोल्स के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो एसीटम कहते हैं सिरका को लैटिन भाषा में। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है, इसे ध्यान में रखिएगा। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वानस्पति नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से, कॉफ़ी पाउडर के साथ जड़ों से प्राप्त होने वाला चिकोरी चूर्ण मिला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है।
तो आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आपको पता होना चाहिए बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को नियंत्रण और समन्वय केंद्र भी कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, इसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन से बने होते हैं। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जो है वो पैर के चप्पल के समान होता है। आपने कुछ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखा होगा। ये जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है तो पैर के चप्पल के समान होता है, इसलिए इसे पैरामीशियम कहते हैं। आगे देखिए, कहता है निम्न में से किसका पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का वजन होता है? मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का वजन होता है? तो ये लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो रक्त में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। आगे देखिए, कहता है कि मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से हमें थकावट की अनुभूति होती है मांसपेशियों में। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारी चीज़ें। केचुआ की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुआ की आँखें नहीं होती, ये आपके ध्यान रखना है। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए, बी, सी, डी, ये 4 विटामिन जरूर याद रखिएगा। ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम लोग फटाफट से कवर करते हैं। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन में अच्छे जगहों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 लोकसभा सदस्य होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 545 हो सकती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को शामिल कर सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि लोकसभा के किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है लोकसभा में। आगे कहता है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों के आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, इसे ध्यान में रखना है। कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा को भेजता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा को। आगे देखिए, कहता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। आगे देखिए, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आपको याद रखिएगा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे कम है। नागालैंड सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा सिक्किम और उससे थोड़ा ज़्यादा मिजोरम में होता है, इसे याद रखिएगा। आगे कहता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता भाई भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का नेता जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का सभापति जो होता है वो यहाँ का अध्यक्ष होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है? तो 1976 में ये लागू किया गया था। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र बुलाना तो बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, लोकसभा को कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसे ध्यान में रखिएगा। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है लोकसभा में? आर्टिकल 110 जो है वो वित्तीय बिल यानी कि मनी बिल के बारे में बताता है। आगे देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। बजट किसके द्वारा पारित होता है? तो लोकसभा द्वारा बजट को पारित किया जाता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई भी लोकसभा सदस्य जो है वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कितने दिनों तक
अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 2 माह तक बिना किसी रीज़न के कोई लोकसभा सदस्य अगर अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा सकता है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद जो है वो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में संसद 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, तब इसको एक करके 2 बार बढ़ा दिया गया था लोकसभा का कार्यकाल। आगे देखिए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि राजनीति शब्दावली की में शून्यकाल क्या है? तो प्रश्न उत्तर सत्र को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? तो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब वोटिंग दोनों साइड बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे, ना कि राज्यसभा के। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर है। आगे देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा महासदस्य की नियुक्ति करता है। आगे देखिए, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो एक स्पीकर थे जिनका नाम था A.S. हेगड़े, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक G.V. मावलंकर को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो अनंत संयम अपंगर इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो G.V. मावलंकर हो जाएगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो आपको पता रहना चाहिए कि बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय का था। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होगा, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही वो अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह भारत के लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है भारत का सचिवालय। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मीरा कुमार पहली बार कब राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ी थी? कौन सा वो इलेक्शन था जब मीरा कुमार राष्ट्रपति पद के लिए लड़ी थी और किस पार्टी की सदस्यता की ओर से उन्होंने अपना चुनाव दावा पर रखा था? आगे चलिए, पंचवर्षीय योजना को कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद की अध्यक्षता में शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के अंतर्गत जितने सारी योजनाओं को पारित किया गया उसे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से मोदी सरकार के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो चलिए, पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। इन सभी योजनाओं को एक सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है, देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योग क्षेत्र से
संबंधित था। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो 1961 से 1966 तक चला था और कृषि उद्योग पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना 1959 से 74 तक न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया, ये इम्पॉर्टेंट है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चला था, जिसमें गरीबी और आत्मनिर्भर को हटाया। आगे देखिए, कहता है कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली, जिसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। आगे देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला था, जिसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1985 से 1990 तक चला था, इसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादन में जोर दिया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97 तक चली थी, इसमें रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना को फिर से एक बार लागू किया जाना चाहिए। क्या ये सही है या नहीं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से 2002 तक चली थी, ये 7% की विकास दर को प्राप्त करने का लक्ष्य था। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट है 10वीं, हम लोग चलेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका समय जो था 2002 से 7 तक का था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास इसका उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 12 तक चली और फिर व्यापक और तेजी विकास पे जोर दिया गया। 2012 से 17 तक 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता यानी कि समग्र विकास और सुधार किया गया था। इसी बीच में 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं अब लागू नहीं होती हैं। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। युद्धों से रिलेटेड लगातार प्रश्न बनते हैं। इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिससे लगातार हर बार प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हार्डी स्पीसीज का युद्ध। ये वीडियो मैं एक्चुअली दिन में शूट कर रहा हूँ और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो चारों ओर पेड़ पौधे वृक्ष से घिरा हुआ नेचर, एक बहुत अच्छा सा नेचर है यहाँ पे। तो मैं कभी आपको अगर लाइव आऊँगा इन फ्यूचर तो आपको ये जगह ज़रूर दिखाऊँगा। तो खैर, अभी बात करते हैं, फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको तरह तरह की पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे सकते हैं, तो इस पर डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं है। नेचर का मजा भी लीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो पहला युद्ध जो है वो हार्डी स्पीस का युद्ध है। समय कब था? 326 ईस्वी पूर्व। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डी स्पीस का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, जो सम्राट अशोक और कलिंग ने आक्रमण कर दिया गया था। युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। इसे देखकर कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट युद्ध की ओर चलते हैं। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। अब ईस्वी पूर्व की नहीं, ईस्वी की बात हो रही है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता पहली बार स्थापित की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने। तराइन का युद्ध के बारे में बात करते हैं तो पहला जो तराइन का युद्ध था वो 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है 1192 में होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस युद्ध में क्या विशेषता थी कि चीटिंग करके रातों रात हमला किया गया था पृथ्वीराज चौहान पर। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, आप याद रखिए। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। ये कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, इन्होंने साथ दिया था द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान जब द्वितीय युद्ध में हार गए तो इन्होंने अपने अधिकार की मांग की। जिस शर्त के आधार पर इन्होंने साथ दिया था, उस शर्त से जब अस्वीकार कर दिए मोहम्मद गौरी, तो इन्होंने अपने मांग की, इनके मांग को भी अस्वीकार किया गया और चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद इसमें पराजित होकर मर जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध जयचंद के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1194 में। इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। आगे देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। 1528 में एक लड़ाई होती है जिसे खानवा का लड़ाई कहते हैं। खानवा का लड़ाई जो है चंदेरी की लड़ाई होती है। चंदेरी की लड़ाई जो है 1528 में होती है, जो बंगाल के शासक मेदिनी राय
और बाबर के बीच में होती है। मेदिनी लड़ाई हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट देखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी ने ऑलमोस्ट मुगल वंश का खात्मा कर ही दिया था। एक दुर्घटना के कारण तोफ विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को बैक करने का मौका मिलता है। वरना मान लीजिए, जो हम लोग जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं ना आज, वो पूरा इतिहास ही कुछ और होता, अफगानों का इतिहास होता, मुगलों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था। तो खैर, हुमायूं बैक करता है, याद रखिएगा। 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह हुमायूं के बीच में, इसमें भी हुमायूं हार जाता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें भी हुमायूं जो है शेर शाह से बुरी तरह से हार जाता है और भारत छोड़कर भाग जाता है। हारता ही नहीं है, भारत छोड़कर भगोड़े की तरह भाग भी जाता है। आगे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। एक्चुअली ये अकबर नहीं लड़ा था, ये लड़ा था उसका सेनापति बैरम खान, और अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होता है। हेमू हार जाते हैं और अकबर जीत जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो इसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1565 में ये युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत बड़ी हार थी ये, जिससे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में इंपॉर्टेंट है। अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मारो मेवाड़ी सरदार, वही महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप हार जाते हैं, अकबर जीत जाता है, पर इसमें कोई पुष्टि स्पष्ट नहीं है, ये अनिर्णित रहता है। वास्तव में कहा गया तो ये युद्ध अनिर्णित है, इस युद्ध का कोई हल नहीं निकलता है। महाराणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। पलासी का युद्ध 1757 किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज के नवाब सिराज उद्दौला और अंग्रेज के कैप्टन जो थे उस समय के, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराज उद्दौला हार जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रांसीसी की सत्ता यहाँ से 1 2 3 सफाचट खत्म। देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध जो होती है वो 1761 में होती है, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें थोड़ा बहुत रोल फ्रांसीसियों का भी था, पर मराठों की हार होती है, अब्दाली की जीत होती है। हालांकि अब्दाली भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इस युद्ध के बाद वो अफगान वापस लौट जाता है। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में अंग्रेज और शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई था, जिसमें ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। कैप्टन मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था, कैप्टन मुनरो या हेक्टर मुनरो जो कहिएगा। देखिए, आगे कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में होता है। मद्रास की संधि हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। मंगलोर की संधि हुई थी और हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, इसका भी कोई निर्णय नहीं होता है। आगे चलिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में लड़ाई संधि के साथ समाप्त होती है। आगे देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1797 से 99 के बीच होता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। चीलयान का युद्ध 1849 में होता है, 1849 में होता है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको याद रखना है। क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिख बुरी तरह से हार गए थे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। क्या हुआ था घटना? चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुछ ही दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम हो गया। भारत ने अपनी कुछ हिस्सा छोड़ दिया और चीनी सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे इंपॉर्टेंट है, भारत पाक युद्ध 1965 में पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे हमने, और वो सोचा था कि चीन के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद भारत कमज़ोर हो चुका है, पर उसे पता नहीं था कि हाथी बैठकर भी रहता है तो गधा से ऊंचा होता है। तो बुरी तरह से हार हो जाती है पाकिस्तान की और ये युद्ध हम जीत जाते हैं। फिर 1971 में एक और लड़ाई होती है, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाते हैं। इंदिरा गांधी ने सैनिक सहायता दी थी बांग्लादेश के बंगाली मुसलमानों को, और पाकिस्तान का फिर से एक बार डिवीज़न हो जाता है। पूर्वी पाकिस्तान जो रहता है वो बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बनकर उभर कर आता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और कारगिल का युद्ध जो है 1999 में होती है, जो कि जम्मू कश्मीर और द्रास के कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण होता है। इसमें भी नल्ला पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिलती है और पाकिस्तान हार जाता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सीरीज़। आपको आई होप वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आप रेगुलर चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट तो बहुत है, देखिए आप लोग का सपोर्ट
लगातार मिलता रहेगा तो मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट अलग-अलग बुक से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। एक मिक्सअप सीरीज़ होगा और आपको एक अंदर से गुड फीलिंग आएगा। तैयारी के बाद जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, आज तैयारी पूरी हुई है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप हैं, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।